इसके अलावा हम किसको दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों को भी मेंटेन करना पड़ेगा ना, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट भी पढ़ा है। बच्चा किसको मानते हैं, जिसकी उम्र 18 साल से कम की हो, ठीक है। हम पेरेंट्स को भी मेंटेन करते हैं, इन लोगों को भी हम मेंटेन करते हैं। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इसके अंदर हमें डिपेंडेंट्स दे रखे हैं हिंदू मेंटेनेंस एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर अब हमें ये तो पता है हमें किस किस को मेंटेनेंस देंगे, पर मेंटेनेंस होता क्या है, मेंटेनेंस होता क्या है, मतलब आपको जीने के लिए जो जो चीजों की जरूरत है, नेसेसरी, जो नेसेसिटी, हमें नेसेसिटी क्या क्या चीजों की होती है, रोटी कपड़ा मकान, हम बोलते हैं ना। ठीक है, इसके अलावा आज के टाइम पे दो चीजें और जुड़ गई हैं, क्या जुड़ गया है, एजुकेशन एंड मेडिकल एक्सपेंसेस, ये। और इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी हो सकता है, किसी के लिए कुछ जरूरी हो सकता है, किसी के लिए कुछ जरूरी हो सकता है। तो ये सारी चीज हमारी क्या है, मेन हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का मतलब। बेसिक सबको क्लियर है क्या होता है क्या नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे एक्ट को। देखो ऐसे ही हम सारे शुरू करते हैं। सेम ये कब हुआ अपना अप्लाई, फोर्स में कब आया, 21 दिसंबर 1956 में अप्लाई, प्रेसिडेंट ने एसेंट भी सेम डे दी थी और ये फोर्स में भी सेम डे आ गया था। पहला सेक्शन सेम जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट इसका नाम है और ये पूरे के पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, ठीक है। सेकंड सेक्शन एप्लीकेबल ऑफ द एक्ट, इसके अंदर हमने वही हु इज हिंदू हम काफी बार पढ़ चुके हैं, जो दोनों एक्ट्स के अंदर हमने पढ़ा था वही सेम चीज इसके अंदर भी है। देखो ये सारा का सारा सेम है, लेजिटिमेट इलेजिटिमेट जो भी जितना पढ़ा था कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब थर्ड सेक्शन किसके बारे में बात कर रहा है, आपका डेफिनेशन सेक्शन। देखो पहली किस चीज की, कस्टम की। कस्टम और यूसेज हमने हिंदू मैरिज एक्ट में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो कंटिन्यूटी में हो, ठीक है, मॉरल हो, इमोरल नहीं होने चाहिए, इनके अंदर कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अलग अलग टाइप के हमने कस्टम्स भी पढ़े थे, फैमिली कस्टम, लोकल कस्टम, यूनिवर्सल कस्टम, यही सब कुछ पढ़ा था। और यूसेज और कस्टम में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था। यूसेज में क्या था, जो हम बहुत टाइम से फॉलो तो कर रहे हैं पर हमें पता है हम कब से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है हमें पता है कि मेरी दादी ऐसा करती थी, ठीक है, इसलिए हम सेम चीज कर रहे हैं, मेरे परदादा से करते थे। लेकिन कस्टम क्या है, हमें पता ही नहीं कब से है, ठीक है। हम ये नहीं बता सकते, जैसे 7 फेरे हमें नहीं पता कब से है, हम जब से देखते आ रहे हैं, हम बस देखते आ रहे हैं और हम उस कस्टम को, हम उस रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड आपका क्या है, मेंटेनेंस। अभी देखो मेंटेनेंस का मतलब भी बता रखा है कि मेंटेनेंस में क्या आएगा, फूड, क्लॉथ, रेजिडेंस, वही रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। मैंने आपको बताया ना कभी कभी हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी हो सकता है, बहुत ही गरीब इंसान है, ठीक है, उसके लिए तो ये बहुत बेसिक नीड्स हो सकती है। लेकिन अगर बहुत ही अमीर इंसान है, बहुत अच्छे लाइफस्टाइल में रहा है, तो सिर्फ उसके लिए शायद ये काफी ना हो, ठीक है ना। पर्सन टू पर्सन भी तो वेरी कर सकता है ना, किसको मेंटेनेंस में क्या चीजें चाहिए हो सकती है। सेकेंड क्या है, इन केस ऑफ अनमैरिड डॉटर रीजनेबल एक्सपेंसेस एंड इंसिडेंट टू हर मैरिज। अगर लड़की अभी तक अनमैरिड है, उस केस में हमारी मेंटेनेंस में उसकी जो शादी के एक्सपेंसेस हैं वो भी काउंट होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका माइनर। माइनर वही सेम, जिसने अभी तक 18 साल की उम्र कंप्लीट ना की हो। फिर अपना ओवरराइडिंग इफेक्ट, ये भी हमने दोनों एक्ट्स के अंदर पढ़ा है। क्या पढ़ा था, एनी टैक्स रूल इंटरप्रिटेशन, मतलब हिंदूज की जब अपना हिंदू लॉ नहीं आया था, ठीक है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट नहीं आया था, अगर कोई भी पार्ट उससे पहले का था तो क्या अप्लाई होगा अपना, वो अब खत्म हो जाएगा। अब अपना हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट चलेगा, ना कि वो पुराना लॉ, जो वो पुराने कस्टम्स वगैरह चलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एनी अदर लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट।
shall be ceased to। ऊपर तो क्या बोला, कस्टम्स वगैरह जो टैक्स है, रूल है, फलाना है, जैसे मैंने अभी मनुस्मृति का एग्जांपल भी दिया था। इधर क्या बोला है, अगर मान लो कोई लॉ भी बनाओ, ठीक है, अगर मान लो कोई लॉ भी बना हुआ था और वो आपकी इस एक्ट से इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, मतलब वो कुछ और बोल रहा है, अपना ये एक्ट कुछ और बोल रहा है, उस केस में हम अपने इस लॉ को मानेंगे। ये लॉ सिर्फ और सिर्फ हिंदू पे लग रहा है, हम उस लॉ को नहीं मानेंगे, अब हम इस लॉ को मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर। पहले चीज बेसिक समझो, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में हम दो चीजें पढ़ रहे हैं, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। जो आपका अडॉप्शन वाला पार्ट होगा वो सेक्शन 5 से लेके कहां तक है, सेक्शन 17 तक, ठीक है। और मेंटेनेंस वाला जो पार्ट होगा आपका सेक्शन 18 से 28 तक है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो अडॉप्शन में भी लगेगा, मेंटेनेंस में भी लगेगा, लेकिन अभी हम जो पार्ट पढ़ेंगे फर्स्ट वाला पार्ट, वो सिर्फ और सिर्फ आपका अडॉप्शन पे लगेगा। वो कौन से सेक्शन है, सेक्शन 5 से 17, ठीक है जी। आगे क्या बोला हुआ है फर्स्ट क्लोज में, नो अडॉप्शन, वर्ड क्या यूज हुआ है, शेल। शेल का मतलब मैंडेटरी, करना ही पड़ेगा, बी मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इसका मतलब 1956 के बाद, जैसे ही अपना ये वाला लॉ आया है। और टू हिंदूज एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस चैप्टर एंड मे एनी अडॉप्शन मेड इन द कंट्रावेंशन ऑफ सेट प्रोविजन शैल बी वॉइड। अब ये क्या कह रहा है, अपने इस लॉ के आने के बाद अगर कोई पर्सन अडॉप्शन करता है और इस एक्ट के अगेंस्ट जाके करता है, इस एक्ट को कंट्रावेंट कर रहा है, उस केस में वो जो अडॉप्शन कैसा होएगा, वॉइड। इनडायरेक्ट मतलब क्या है, अब आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही कर सकते हो अडॉप्शन, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, वॉइड। लेकिन यहाँ वर्ड यूज हुआ है सिर्फ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, बिफोर द कमेंसमेंट नहीं लिखा। इसका मतलब इसके एक्ट आने के बाद वाले अडॉप्शन पे लगेगा, अपने पहले वाले जो अडॉप्शन होंगे 1956 से पहले, उन पे ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है जी। सेकंड क्लॉज क्या बोल रहा है, एन अडॉप्शन विच इज वॉइड, ठीक है, shall neither create any rights in the adopted family in favor of any person which he or she could not have acquired। देखो अभी मैंने आपको बताया था, अब आप किसी का अडॉप्शन कर रहे हो, ठीक है, आपके कुछ राइट्स भी बनेंगे, कुछ ड्यूटीज भी बनेगी, पेरेंट्स की भी बनेगी और बच्चों की भी बनेगी, राइट। तो अब ये क्या कह रहा है, अगर मान लो कोई अडॉप्शन वॉइड है तो ना तो उसकी उस फैमिली में कोई ड्यूटी बनेगी जिसमें वो अडॉप्शन में दे रहे थे, और ना ही उस बच्चे की कोई ड्यूटी बनेगी, ठीक है। और जो पुरानी फैमिली जिसको जो अडॉप्शन में दे रही थी, उनके राइट्स और ड्यूटीज कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि अडॉप्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि लॉ ने तो क्या बोल दिया, वो अडॉप्शन वॉइड है, ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट, सबसे मेन सेक्शन, रिक्वेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, कंडीशंस या एसेंशियल्स भी लगा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हमें चाहिए एक अडॉप्शन को अडॉप्शन बनाने के लिए, ठीक है, इसके बिना हम किसी अडॉप्शन को अडॉप्शन नहीं मानेंगे। ऊपर हमने पढ़ा था ना कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग होगा तभी हम उसको वैलिड मानेंगे, अदरवाइज हम उसको वॉइड मानेंगे, लिखा हुआ था ऊपर, ठीक है। तो अब इसमें क्या करें, नो अडॉप्शन शैल बी वैलिड। किन किन केसेस में अडॉप्शन वैलिड होगा, ये केसेस हमने बताए। पहले, द पर्सन अडॉप्टिंग हैज द कैपेसिटी एंड ऑल्सो द राइट टू टेक इन अडॉप्शन, ठीक है। जो पर्सन अडॉप्शन में ले रहा है उस पर्सन के पास राइट भी होना चाहिए और कैपेसिटी भी होनी चाहिए। मेल के केस में वो सेक्शन 7 में दे रखा है, ठीक है, और फीमेल के केस में सेक्शन 8 में दे रखा है। सेकंड बोल रखा है, द पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन हैज कैपेसिटी टू डू सो। देखो मेरे अगर पास कैपेसिटी नहीं है कि मैं अपने किसी बच्चे को डोनेशन अडॉप्शन में दे सकूं, तो क्या मैं दे सकती हूँ, नहीं। पड़ोसी का बच्चा है, मैं दे सकती हूँ अडॉप्शन में किसी को, नहीं। मैं खुद के बच्चे को एज ए नेचुरल गार्जियन दे सकती हूँ, बिल्कुल दे सकती हूँ। गार्जियनशिप हमने पढ़ ली है क्या होती है, ऐसे तो नहीं है ना किसी को भी उठा के आप दे दोगे, आपके पास कैपेसिटी तो होनी चाहिए, पावर तो होनी चाहिए उस बच्चे को अडॉप्शन में देने की, ठीक है। थर्ड क्या है, द पर्सन अडॉप्टेड कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन। अब जिसको आप दे रहे हो, जिस बच्चे को आप दे रहे हो, उसको भी तो अडॉप्शन में देने की कैपेबल होना चाहिए। अब क्या मैं 60 साल के किसी बुढ़े को अडॉप्शन में दे सकती हूँ, राइट ना, उसके लिए बच्चा भी तो होना चाहिए ना। उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अदरवाइज ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं किसी को भी अडॉप्शन में दे दूंगी। या फिर ऐसा हो सकता है, देखो मैं मान के चलो 20 साल की हूँ, ठीक है, मैं किसी 17 साल के बच्चे को अडॉप्शन में ले लूं, ऐसा भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकते ऐसे केसेस। एक्सेप्शंस हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है।
नेक्स्ट है द अडॉप्शन इज मेड इन कंप्लायंस विद द अदर कंडीशन। इनके अलावा भी कुछ अपनी कंडीशंस है वो सेक्शन 11 के अंदर दे रखी है। ठीक है, अभी हम लाइन वाइज सारे के सारे इसकी वो पढ़ेंगे, कैपेसिटी किस केस में किसकी बनती है और किस केस में किसकी नहीं बनती। पहले इस वाले को खोलो अच्छे से। मैंने अभी बताया था, पहला क्लोज क्या बोल रहा था कि किस केस में एक पर्सन अडॉप्शन में ले सकता है, उसके पास राइट भी होना चाहिए, कैपेसिटी भी होना चाहिए। तो मेल के केस में सेक्शन 7 में बताया था, मैंने अभी बताया आपको। अब ये क्या बोल रहा है, एनी मेल, वर्ड यूज हुआ एनी मेल हिंदू। अब हम हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ सिर्फ हिंदू ही ले सकता है ना। अब ऐसा तो नहीं कोई क्रिश्चियन हो सकता है, नहीं। हु इज ऑफ साउंड माइंड, अब किसी को अडॉप्शन में लेना है तो आप साउंड माइंड क्यों लीजिए, साउंड माइंड हमें पता है क्या होता है, एंड इज नॉट ए माइनर। अब कोई माइनर बच्चा, कोई 17 साल का बच्चा किसी को अडॉप्शन में थोड़ी ले सकता है, वो तो उसको तो खुद अडॉप्शन में दिया जा सकता है, तो वो कैसे किसी को अडॉप्शन मिलेगा। द कैपेसिटी टू टेक ऑन ए डॉटर इन अडॉप्शन, ठीक है। एक हिंदू जो साउंड माइंड का भी है और माइनर भी नहीं है, वो किसी डॉटर को भी अडॉप्शन में ले सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि सन को नहीं ले सकता, वो सन और डॉटर किसी को भी ले सकता है, ठीक है। अब कुछ इसकी एक्सेप्शन दे रखी है, प्रोवाइडेड एट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शंस। क्या बोला, इफ ही हैज ए वाइफ लिव, अगर उसकी वाइफ लिविंग है उस केस में क्या हुआ, ही शैल नॉट अडॉप्ट, वो अडॉप्ट नहीं कर सकता एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ वाइफ। अगर वो मैरिड है उस केस में उसको अपनी वाइफ की कंसेंट लेनी पड़ेगी। इसका इनडायरेक्ट मतलब एक भी तो निकल रहा है और दूसरा भी तो निकल रहा है कि एक अनमैरिड पर्सन भी अडॉप्शन में ले सकता है। बन रहा है ना इस बात का मतलब, इसने मैरिड के लिए प्रोवाइजो लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है अगर वो मैरिड है तो उसको कंसेंट लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो अनमैरिड है, डाइवोर्सी है, उस केस में उसको कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, वो उस केस में भी अडॉप्शन में ले सकता है। आगे क्या बोला है, अनलेस द वाइफ हैज कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस्ड द वर्ड, मतलब संन्यास ले लिया, ठीक है, और हैज सीज्ड टू बी हिंदू, मतलब हिंदू धर्म छोड़ दिया, और हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय ए कोर्ट ऑफ जुडिशियल टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड। अब इसने पहली चीज क्या बोली, देखो अनमैरिड पर्सन अडॉप्शन में ले सकता है, उसे किसी की कंसेंट की जरूरत नहीं। सेकेंड चीज इसने क्या बोली, अगर वो मैरिड है, ठीक है, उस केस में उसको अपनी वाइफ की कंसेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद क्या कह रहा है, कुछ ऐसे भी केसेस है जिसमें उसको वाइफ की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कौन कौन से केसेस है, पहला है कि अगर वाइफ ने अपना आपको संन्यास ले लिया, ठीक है, रिनाउंस द वर्ड कर दिया, उसने संन्यास ले लिया, या फिर मान लो उसने अपना धर्म ही छोड़ दिया, मान लो वो हिंदू ही नहीं रही, तो उसमें वैसे भी एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, तो भी उसकी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और या फिर क्या है, अगर मान लो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको क्या अनसाउंड माइंड घोषित कर दिया, उस केस में भी उसकी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक क्लियर हुआ। अब आगे